अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध लगातार तेज हो रहा है। आज रात खबर है कि चीन ने दुर्लभ पृथ्वी खनिज निर्यात निलंबित किया है। नतीजा कहना मुश्किल है, लेकिन स्थिति गंभीर हो रही है। अमेरिका का लक्ष्य वैश्विक व्यापार को चीन से दूर करना है। वे अपनी जनता को तकलीफें देने और अमेरिका से व्यापार युद्ध जीतने को तैयार हैं। यह चीन के लिए सच में बुरी खबर है, जहां अर्थव्यवस्था शायद पहले ही सिकुड़ रही है। चीन ने अपनी नई निर्यात पाबंदी के साथ अभी एक आर्थिक परमाणु युद्ध शुरू कर दिया है। सीसीपी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं को जीतना चाहता था और अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक 2 हफ्ते पहले उन्होंने अमेरिकी व्यवसायों पर एक अचानक हमला कर दिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं, शी जिनपिंग को एहसास हो रहा है कि शायद उन्होंने अपनी हद से ज्यादा खेल दिखा दी। चीन को लगा था कि अमेरिका जल्दी हार मानेगा, लेकिन अमेरिका पलटवार कर उसे सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट कर रहा है। तो यह मौजूदा कहानी सितंबर के मध्य में शुरू होती है। 14 और 15 सितंबर को अमेरिकी और चीनी प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मैड्रिड में मिले। इस बैठक का मकसद व्यापार वार्ताओं को अंतिम रूप देना और विवरण तय करना था। यहीं पर टिकटॉक से निपटने के लिए एक रास्ते पर सहमति बनी थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर भी सहमति जताई। दोनों पक्षों ने कहा कि देखो, हम एक अस्थायी युद्ध विराम करेंगे, यानी जब तक व्यापार वार्ता पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी नई पाबंदियां या नए शुल्क नहीं लगाएगा। अगली बैठक अक्टूबर के अंत में तय हुई थी। यहीं पर राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग के मलेशिया में दक्षिण एशियाई आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में मिलने की उम्मीद थी। लेकिन देखिए, चीनी मुख्य वार्ताकार ने मैड्रिड में कुछ ऐसा देखा जिससे उसे अजीब सा एहसास हुआ। वह वहां से चला गया, यह सोचते हुए कि अमेरिका इस व्यापार समझौते को करने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक है, और उसे लगा कि चीन अमेरिकी उत्सुकता का फायदा उठा सकता है। लेकिन वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था, और हम बस एक पल में उस पर पहुंचेंगे। देखिए, 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस के बाद से अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 30% टैरिफ लगा रखा है। अब 30% अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अप्रैल में घोषित 145% से काफी कम है, लेकिन यह अभी भी इतना ज्यादा है कि कई चीनी फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो चीन अब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अमेरिका से यह 30% टैरिफ हटवाना चाहता था, और यही वजह है कि कुछ रात पहले चीन ने वह कदम उठाया जिसे कई लोग आर्थिक परमाणु बम के बराबर मान रहे हैं। मैं चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कल की घोषणा को अमेरिका के लिए एक स्पुतनिक पल के रूप में देखता हूं। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, और हमें यह एहसास हुआ कि वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से प्रभुत्व स्थापित करने जा रहे हैं। और यही चीन अभी कर रहा है। वे क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे, इसका फायदा उठाकर हमारी अर्थव्यवस्था को सच में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, कुछ लोगों ने इसे आर्थिक युद्ध कहा है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए पर्ल हार्बर जैसा क्षण बताया है। मेरे लिए इसका मतलब है कि हमें इस प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा, और हमें लोगों को यह समझाना होगा कि चीन को अर्थव्यवस्था में एक सामान्य देश की तरह नहीं देखना चाहिए। वे सामान्य व्यापार संबंध का दर्जा पाने के लायक नहीं हैं। वे कोई विकासशील देश नहीं हैं। वे अमेरिका और उस विश्व व्यवस्था के खिलाफ हर साधन अपना रहे हैं जिससे हमें लाभ हुआ है। तो चलिए ठीक जानते हैं कि चीन ने क्या किया। चीनी वाणिज्य मंत्रालय से बड़ी घोषणा आई है। अब विदेशी संस्थाओं को फिर से निर्यात करने या विदेश में निर्माण करने के लिए निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना होगा। कोई भी वस्तु जिसमें 0.1% से अधिक चीनी नियंत्रित सामग्री हो, या जो चीनी मूल की रेयर अर्थ तकनीक का उपयोग करके बनाई गई हो। सरल शब्दों में कहें तो सीसीपी चाहती थी कि हर देश को संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछ भी निर्यात करने से पहले अनुमति लेनी पड़े। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, चीन रेयर अर्थ रिफाइनिंग का 90% से ज्यादा नियंत्रण करता है। किसी भी चीज, तकनीक या इलेक्ट्रॉनिक्स में रेयर अर्थ्स होती हैं। तो अगर कोई भी देश अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लैपटॉप या फोन बनाना चाहता है तो उन्हें सीसीपी से अनुमति लेनी पड़ती है, और यही वजह है कि अनुमति लेने की सीमा इतनी कम है, सिर्फ 0.1% चीनी सामग्री। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा था, यह अभूतपूर्व है
और यह सिर्फ रेयर अर्थ्स तक ही सीमित नहीं था। चीन ने कठोर सामग्रियों जैसे लिथियम बैटरी और कृत्रिम ग्रेफाइट एनोड पर भी निर्यात प्रतिबंध लगा दिए। देखिए, वे सच में संयुक्त राज्य अमेरिका पर जबरदस्त दबाव बनाना चाहते थे। 2 हफ्तों में दोनों राष्ट्रपतियों की मलेशिया में मुलाकात संभावित है और उससे पहले चीन अपने पास मौजूद हर दबाव का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वह अपनी मांगें पूरी करवा सके। और यही वजह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्थिक विशेषज्ञ ने इसे परमाणु युद्ध के आर्थिक समकक्ष कहा है। चीन की योजना थी कि वह अमेरिकी उद्योगों को नष्ट कर दे, खासकर एआई सेक्टर को। और यही वजह है कि चीनी वार्ताकारों का मानना था कि धमकी देने पर खतरनाक अमेरिका बहुत जल्दी झुक जाएगा और वह चीनी मांगों के आगे बस हार मान लेगा। लेकिन यहीं पर वे गलत थे। फिर क्या हुआ? क्या आपने चीनी लोगों से मिले? ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसन ने चीनी लोगों से मुलाकात कर आखिरी बैठक के बाद कहा कि काफी प्रगति हुई है। फिर बदलाव क्यों? सही कहा ब्रेट। पिछले 6 महीनों से थोड़ा पीछे जाने के लिए 6 महीने पहले चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर ऐसा ही कदम उठाया था और पिछले 6 महीनों में हम उन मैग्नेट्स का चीन तक नियमित प्रवाह सुनिश्चित करने में काफ़ी सफल रहे हैं। हमने चीन के साथ एक नाजुक संघर्ष विराम कायम करने में सफलता पाई है। टैरिफ के मामले में जहां हम अभी भी हैं, हम चीन पर ऊंचे टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन हम उनसे बात करने और अच्छी संवाद स्थापित करने में सक्षम हैं। हाल ही में जो घटना हुई, मेरा मतलब है, सुनिए, चीन के साथ बातचीत करना ऐसा नहीं है जैसे कोई बच्चों का खेल खेल रहा हो। एक तरफ है उनकी ट्रंप से बैठक होनी है या थी, और दूसरी तरफ वे सच में वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभुत्व हासिल करना चाहते हैं। ये एक ऐसा कदम है जो उनके पास लंबे समय से था और उन्होंने सोचा कि इस बैठक से पहले इसे लागू करना उपयुक्त समय है। और मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ जो किया है उसमें वे सच में गलत अनुमान लगा बैठे हैं। क्या उन्होंने गलत अनुमान लगाया? क्योंकि जब ट्रंप को चीनी कार्रवाई का पता चला तो उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी। अभी अभी पता चला है कि चीन ने व्यापार पर एक असाधारण आक्रामक रुख अपनाया है और दुनिया को एक बेहद शत्रुतापूर्ण पत्र भेजा है, यह कहते हुए कि वे 1 नवंबर से प्रभावी रूप से लगभग हर उत्पाद पर जो वे बनाते हैं और कुछ ऐसे उत्पादों पर भी जो वे नहीं बनाते, बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लागू करने जा रहे हैं। यह हर देश को बिना किसी अपवाद के प्रभावित करता है और यह स्पष्ट रूप से उनका वर्षों पहले बनाया गया एक योजना थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यह बिल्कुल ही अनसुना है और अन्य देशों के साथ व्यवहार में यह एक नैतिक कलंक है। इस तथ्य के आधार पर कि चीन ने यह अभूतपूर्व रुख अपनाया है, और मैं केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से बोल रहा हूँ, अन्य देशों की नहीं। 1 नवंबर से अमेरिका चीन पर 100% शुल्क लगाएगा। जो भी शुल्क वे अभी चुका रहे हैं उसके ऊपर और अतिरिक्त। मतलब अब मूल 30 के अलावा 100 और चीनी फैक्ट्रियां भी अमेरिका में बिकने वाली किसी भी चीज पर 130% शुल्क देंगी। साथ ही 1 नवंबर को हम किसी भी और सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लागू करेंगे। यह मानना मुश्किल है कि चीन ने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने किया। बाकी इतिहास है। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब देखिए, यही वह जगह है जहां सीसीपी गलती कर गई थी और मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सीसीपी मानती है कि उनकी ताकत इसी में है कि अमेरिका व्यापार समझौता करने और उसे पहले पूरा करने को तैयार है, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि अमेरिका की ताकत इस बात से आती है कि चीनी अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूप से अच्छी नहीं है। वहां रियल एस्टेट संकट है, उनके निर्माता कंपनियां बर्बादी के कगार पर हैं, और अगर सीसीपी व्यापार युद्ध को बढ़ाना चाहती है तो सोचिए क्या होगा। कारखानों को पश्चिमी उपभोक्ताओं की जरूरत ज्यादा है, बजाय इसके कि पश्चिमी उपभोक्ताओं को चीनी कारखानों की। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, चीन की अर्थव्यवस्था इस सोच पर टिकी हुई है कि वे लगातार बहुत बड़ी मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन, सच कहूँ तो तैयार माल का उत्पादन और निर्यात कर सकते हैं और उन्हें विदेशी बाजारों में भेज सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 उपभोक्ता और आयातक है। हम चीनी सामानों के लिए डंपिंग ग्राउंड हैं और इसलिए ये बहुत बड़ी ताकत है। दरअसल यही वजह है कि वे मई में बातचीत की मेज पर आए थे। पहली बार तब हुआ जब हमने उन पर भारी शुल्क लगाए, जबकि यह हमारी मंशा नहीं थी। हम चाहते हैं कि चीन से हमारा स्वस्थ और संतुलित व्यापार संबंध हो। यह सही है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना एक कठिन रास्ता है। आप जानते हैं, हमारे पास एक बाजार है, उनके पास एक सरकार है जो उनके देश की अर्थव्यवस्था चला रही है। हमारे पास एक मुक्त बाजार है और उनके लिए वह सरकार है। यह वही बात है जो हमने व्यापार युद्ध शुरू होने पर अप्रैल में चर्चा की थी। लेकिन जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है
उसके पास सामान बेचने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा ताकत होती है। ज्यादातर मामलों में यही सच है। लेकिन चीन की स्थिति और जटिल है, क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ता चीजें खरीदना पसंद करते हैं और अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिकी उपभोक्तावाद की जगह लेना मुश्किल है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो अमेरिकियों की तरह खरीदारी कर सकते हैं, और चीनी फैक्ट्रियां जो अमेरिका में इन उपभोक्ताओं को सामान सप्लाई कर रही हैं, वे अचानक से यह सामान एशिया के लोगों या अन्य महाद्वीपों के लोगों को बेचना शुरू नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी उपभोक्ता यह सामान दूसरे देशों से खरीद सकते हैं। असल में वियतनाम, भारत और यहाँ तक कि मेक्सिको जैसे देश तो बस इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि वे अमेरिका के लिए फैक्ट्री बन सकें। उन्होंने देखा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में ऐसा होने से क्या असर होता है, और वे अगला बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर अब चीन को एहसास होगा कि उसे अमेरिका की ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि अमेरिका को चीन की। और हवाई जहाज की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अप्रैल में शी जिनपिंग ने सभी चीनी एयरलाइंस से कहा कि हम अमेरिका से ट्रेड वॉर में हैं, तो कोई भी बोइंग विमान मत खरीदो। समस्या यह थी कि कई चीनी एयरलाइनों ने बोइंग विमान के ऑन ऑर्डर दिए थे और करीब 3 साल इंतजार किया था। और जब उनका ऑर्डर तैयार हो गया, शी जिनपिंग उन्हें बता रहे थे, ऑन ऑर्डर मत लो कि आपको अपनी आय बढ़ानी है और अपना मुनाफा बढ़ाना है, जो कि मुझे लगता है ज्यादा गलत भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि शी जिनपिंग खुद बोइंग 747 में उड़ रहे थे, जबकि वो चीनी एयरलाइनों से कह रहे थे कि वे बोइंग विमान नहीं खरीद सकते। और यहीं पर कई चीनी लोगों ने इस पाखंड की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। खैर, अब देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप इस पर और भी सख्त हो रहे हैं। यहाँ वे बता रहे हैं कि युद्ध ऐसा स्तर छू सकता है जो चीन सहन नहीं कर सकता। देखते हैं क्या होता है। सॉफ्टवेयर के अलावा निर्यात तेल के मामले में और क्या हो सकता है? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैंने, आप जानते हैं, उकसाया हो। ये तो बस उनके किए गए किसी काम के जवाब में था, और उन्होंने वास्तव में इसे हमारे खिलाफ नहीं किया, उन्होंने इसे पूरे विश्व के खिलाफ किया। पूरा विश्व, मुझे लगा ये बहुत बुरा था, लेकिन हमारे पास कई चीज़ें हैं जिनमें एक बड़ी चीज़ अरब है, लेकिन उनके पास कई बोइंग विमान हैं और उन्हें उनके पार्ट्स व अन्य चीज़ें चाहिए। स्टीव।